बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक ऐसा कपल जिन्होंने कर दिखाया, साबित कर दिया। आप रेडी हो जाइए सुनने के लिए और जानने के लिए कि आप भी कैसे ऐसी सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक चैंपियन कपल आज हमारे सामने सक्सेस बनकर आ रहे हैं। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर रेशमा लाड एंड राजेश लाड। यस, वेलकम रेशमा और राजेश जी। एंड हमारे लिए वेरी फुलफिलिंग डे है कि R&D टीम के बहुत ही अच्छे लीडर आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं। वी हैव गॉन थ्रू द जर्नी टुगेदर और आज हमें भी बहुत मोटिवेशन और एक्साइटमेंट मिलेगा। ऑल द बेस्ट एंड वेलकम रेशमा जी एंड राजेश जी। वेलकम मैडम एंड सर, प्लीज शेयर योर सक्सेस विथ अस। हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे की है, क्या एंजॉय कर रहे हो, क्या स्ट्रगल्स थे आपके, कैसे यहाँ पर पहुंचे और आगे क्या। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर एंड मैम। लंबे से प्रणाम। अगर मैं स्टेज पे जाती थी तो आपको पैर पड़ के निकलती थी, लेकिन आज मैं यहाँ से ही आपको प्रणाम कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है रेशमा लाड। मैं इस बिजनेस में जुड़ी हूँ और एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी हूँ। सबसे पहले मेरी जर्नी, मतलब मेरा बैकग्राउंड कहना चाहूंगी कि बैकग्राउंड में एक ऑर्डिनरी हमारी लाइफ थी। हमारा बहुत बचपन स्ट्रगल में रहा है। मैं छोटी सी फैमिली थी लेकिन जॉइंट फैमिली थी। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, मेरा एक भाई है बड़ा और मैं थी। तो घर में छोटी ही थी, तो सभी चीज मुझे मतलब बहुत लाड प्यार भी मिला, दादा दादी का, मम्मी पापा का, सबका प्यार मिला। लेकिन बोलते हैं ना कि बहुत सारी कठिनाई बचपन से ही मैंने देखी है, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसे अच्छे से जा रही थी। मेरी मम्मी लेडीज टेलर रही है और अभी भी है, वो टेलरिंग का काम करती है, इस एज में भी बहुत सालों से कर रही है। और पापा टाइम स्टार वॉच कंपनी में काम करते थे। इस जर्नी में शुरू में हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। चॉल सिस्टम में हमारा घर था, 1 BHK में हम रहते थे। बहुत छोटा सा घर था। जॉइंट फैमिली में रहने हुए ऐसा लगता था कि बहुत छोटा छोटा लग रहा था। जैसे हम बड़े होते गए, हमारी जरूरतें भी बड़ी होती गई, लेकिन पापा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि बहुत सारी जरूरतें वो पूरा कर पाए। जैसे हम 10th और 12th में आए तो मुझे पता है कि मेरे पापा की जॉब चली गई और टाइम स्टार कंपनी लॉकआउट हो गई। और उस दरमियान मेरी मम्मी ने जो हमें सपोर्ट दिया है, मतलब बचपन से हमने देखा है कि वो खड़ी रही, हर चीज के लिए वो खड़ी रही। उसको मतलब बचपन में क्या था कि उनको देखती थी मैं कि वो कैसे बिजनेस संभालती है। छोटा सा बिजनेस था, ब्लाउज सीने का, वो लेडीज टेलर में जो करते हैं वैसे सारी चीजें वो करती थी, लेकिन घर संभालते, दादा दादी को संभालते, वो कैसे करती थी वो मैं देखती थी। और छोटा सा बिजनेस को उसने कैसे सहारा है, और वही बिजनेस आज हमें इस मुकाम पे लेके आए हैं। और दोस्तों, जब भी मेरे पापा की जॉब चली गई, तभी हमारे घर में मुसीबत ऐसी आई थी कि अभी घर मम्मी के उस पे ही चलाने वाले थे और खर्चा बढ़ रहा था। 10वीं और 12वीं में होते हुए ऐसा होता है ना कि खर्चे बहुत होते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो बहुत कठिनाइयां होती है। और पहले से मेरा स्वभाव जिद्दी था, कोई चीज चाहिए तो मुझे चाहिए। और मैं सपने बहुत देखती थी, बहुत सारी चीजें मुझे लाइफ में चाहिए थी, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। सादा पिकनिक में जाना ऐसे बोले हमारे घर में तो मम्मी हमेशा मना कर देती थी कि नहीं। मेरे भाई को जाने मिलता था बिकॉज वो लड़का था, तो लड़का हमेशा बाहर जा सकता है, लेकिन लड़कियां पिकनिक में ऐसे नहीं, मतलब नहीं। मम्मी ने एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। और मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट भी है, अभी भी उसका है स्ट्रिक्ट पना, लेकिन वो स्ट्रिक्ट पना मैं बचपन से महसूस किया। बहुत काम भी करवाती थी, मतलब उनका एक ही कहना था कि चाहे तू कितना भी पढ़े, तू कॉलेज जाए, स्कूल जाए, लेकिन घर का काम तुझे करना है। ये उसकी एक अंडरलाइन थी। और मुझे ऐसा लगता था कि इतनी मतलब पढ़ाई करूं या घर का करूं या क्या करूं। आजकल के जमाने में अगर कोई लड़की को बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो और साथ में ये भी करो तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन तब मुझे गुस्सा भी आता था और मैं कर भी लेती थी। और मुझे लगता था कि चलो ये मुझे अच्छे के लिए ही कर रही थी। मेरी अनबन भी बहुत होती थी मम्मी के साथ कि तू ऐसी कैसी मम्मी है कि हर चीज मुझे करवाती है। एग्जाम है फिर भी तुझे रोटियां बनानी है, तुझे बर्तन हमारे पास सर्वेंट नहीं थे, तो सब कुछ घर का काम जो करना है वो मुझे करवा के ही वो भेजती थी। तब से मैंने देखा कि मतलब मैं हिडनली कुछ स्किल्स डेवलप कर रही थी, वो मुझे नहीं मालूम था।
और मेरी मम्मी जब किचन में बैठ के अपना सिलाई मशीन करती थी और मैं देखती थी कि ये इसको जब भी कोई भी ज्यादा काम आ गया तो सुबह 4 बजे उठ के वो कटिंग करती थी और मेरे पापा उसकी फिनिशिंग टच करते थे। ये सारा मैं देखते आई हूँ। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे मम्मी के जो बैंक में काम करने वाले थे, वो जब बाजार जाती थी तो वो क्लाइंट को कैसे मुझे संभालना वो मुझे बोल देती थी, इनको आप मेजरमेंट लेना, ये करना, उनसे बात करना। तो मैं बात की जो टॉकेटिंग स्किल है वो मैं वहीं से सीखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। मेरे दादाजी भी लेडीज टेलर रह चुके थे क्योंकि वो दादर जैसे पॉश एरिया में पारसी के उसके सारे कस्टम क्लाइंट्स थे और दादा भी स्टिचिंग में मतलब टेलरिंग में ही थे। तो बिजनेस मैंने देखा था, लेकिन ये ट्रेडिशनल बिजनेस था और उसमें काम करते थे, मेहनत करते थे और आगे बढ़ते थे। वैसे ही जब पापा की जॉब चली गई तब हमारे उसमें ऐसा हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि पापा की इतनी एजुकेशन नहीं थी कि वो अलग जगह पे जॉब कर पाए। फिर हमने रेडीमेड गारमेंट की एक शॉप से सारी चीजें लाने लगे, जैसे हुक है, क्लिप है या फिर बॉल लगाना है। रेडीमेड गारमेंट के वो कपड़े लाने लगे। वहां पे पर पीस में हमें 25 पैसे मिलते थे। एक पीस किया तो हमें 25 पैसे मिलते थे। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें उठा के लेके आते थे जो हेमिंग का काम और फिनिशिंग टच का काम हम करते थे। ऐसे करके मैं और मेरा भाई दोनों मिलके हम लोग उस परिस्थिति में पेरेंट्स को कैसे हेल्प करें और हम जुट गए। तब मुझे लगता था कि क्या यही लाइफ है, कि ऐसा ही करना पड़ेगा, लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है। और फिर बाद में जब दिवाली और फेस्टिवल का सीजन आता था, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, घूमने जाते थे। और तभी तो वेकेशन मतलब क्या, मामा के घर पे जाना, यहाँ पे जाना, बस वही, गांव में अपना घर है तो वहां जाना, वही हमारा था। लेकिन जब हम ये हेमिंग का काम करते थे तो जो ओनर था, और हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे, तो ओनर था तो वो हमेशा बोलता था कि ये 2 लड़के बच्चे लोग को छोड़ के जाओ, आपको गाँव जाना है तो जाओ। और तब हम नाइट मारते थे, पूरी नाइट बैठ के हम हेमिंग का काम करते थे, क्योंकि फेस्टिवल में वो काम भी ज्यादा आता था। तो पाई पाई जुड़ के वो करना, वो हमने वो टाइम देखा और मम्मी को भी स्ट्रगल करते देखा। मेरी मम्मी का एक ही था कि बस बच्चे लोगों को अच्छी एजुकेशन देनी है, और मुझे मेरी लाइफ में जितनी स्ट्रगल हुई है वो उनकी लाइफ में ना हो। तो उन्होंने ये बचपन में जो सीख दी है वो मैंने देखी। तब से मैंने डिमांड तो मतलब बोले ना कि होटल में जाना तो हमारे लिए कभी नहीं था। एक इंसिडेंस मुझे याद है कि जब बचपन में सारे फ्रेंड्स लोग मिलके, बिल्डिंग वाले फ्रेंड्स लोग मिलके पिक्चर मूवी देखने गए थे, तो मेरा भाई भी मेरे साथ थे, कुछ पैसे दिए गए थे और वो पिक्चर का नाम था कालीचरण पिक्चर। और वो मूवी देखने के लिए हम गए तो वहां पे पहले तो एडवांस में बुकिंग वैसा कुछ नहीं था, जैसे जाते वैसे टिकट लेके बैठ जाते थे। लेकिन वो पिक्चर बहुत हिट थी तो वो फुल हो गई। और मेरे भाई वहां पे ब्लैक में टिकट बेचने वाले वहां पे थे। तो मैंने क्या किया कि मैं तो ठान के आई हूँ आज मूवी देख के जाऊंगी, तो मुझे तो पैसे चाहिए और तू मुझे दे दे, तुझे नहीं देखना है तो तू घर जा, मैं तो देख के ही जाऊंगी। और ऐसे जिद करके मैं ब्लैक में टिकट लेके मेरे दो तीन फ्रेंड्स के साथ वो मूवी देख के आई थी। तब मुझे घर पे जाके डांट भी पड़ी, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। वैसे ही कोई फेस्टिवल में सब लड़की लोगों को देखती थी कि कितने अच्छे अच्छे घूम रहे हैं, मैं मम्मी को बोलती भी थी कि क्यों ऐसा हमारे कि वो लोग घूम रहे हैं, वो लोग आराम से ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। तब से मेरी बड़े बड़े सपने जो थे वो दबे रह गए। और मैं कभी भी मम्मी को बोलती थी तो मम्मी बोलती थी शादी के बाद, जो भी तुझे करना है ना तू शादी के बाद करना। कुछ भी चीज मांगू तो, या फिर कहीं घूमने के लिए भी बोला तो बोलते नहीं, तुझे शादी के बाद सब कुछ मिलेगा। तो मेरे माइंड में वो एक फिट हो गया कि हाँ चलो अभी तो हमें पढ़ना है, बस ये करना है, और इस स्ट्रगल वाली लाइफ में हमें मम्मी को हाथ जुटा के आगे निकलना है। और उसी दौरान फिर मेरी मतलब मैं गुजराती हूँ, मदर टंग हमारी गुजराती है, तो गुजराती लोग में जल्दी शादी करते हैं। तो 17-18 साल में मेरे प्रपोजल्स आने लगे थे और सभी लोग पूछ रहे थे कि शादी करवाने हैं। हमारे जो कास्ट के जो फंक्शंस होते थे उसमें हम जाते थे तो वहां पे भी बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे। तो फिर मम्मी ने वन फाइन डे डिसाइड किया, मम्मी पापा ने, तब तो हमारी राय भी पूछी नहीं जाती थी, तो हम मतलब जो पेरेंट्स बोलते थे वो मान लेते थे। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो ये एज हो गई है, अभी तो तुम्हारी शादी करनी है। तब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरी स्कूल थी
प्रज्ञा बोधिनी हाई स्कूल जहाँ पे मैंने एजुकेशन लिया वो वर्नाक्यूलर मीडियम से मेरा एजुकेशन हुआ। उसके बाद कॉलेज मेरी रही चिनाई कॉलेज, जो कॉमर्स स्टूडेंट होके मैंने वहां से ये किया था, और वो अंधेरी में रहती थी। और वहां से लेके मैं गोरेगांव, मेरा बर्थ प्लेस गोरेगांव और हमारा पहला घर गोरेगांव था, तो वहां अप डाउन करना और ये सब में मेरी शादी की बात चलने लगी। तब मैं 13 मतलब FY जैसी में थी, और मुझे कहा गया कि अभी बहुत रिश्ते आ रहे हैं और कुछ अच्छा रहेगा तो हम तुम्हारा फिक्स कर देंगे। तो फिर मैं तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं तो चलो ठीक है करके हमने ये किया। और 19 साल की एज में मुझे राजेश जी के साथ एंगेजमेंट की गई। तो मैं बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई, और 19 एज में मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दिया गया था। और मैं तभी भी बोलती थी मम्मी मुझे अभी तो मतलब मेरी बहुत एज कम है, मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन बोलते हैं ना कि वो पेरेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बाहर निकलना था। और मेरे भाई भी मेरे पीछे था, तो भाई ने भी बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो, और अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब है, तो उसके साथ फिर तुम्हारा अच्छा हो जाएगा करके। तो फिर मैंने मान ली वो बात, और फरवरी 1994 15 फेब में हमारी शादी हो गई। तो अब मैं राजेश जी को देती हूँ क्योंकि उनका भी बचपन और उनकी शुरुआत वो बताएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश लाड, बाय प्रोफेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। थोड़ा अतीत की तरफ जाएंगे हम। मेरा बचपन, मेरी चाइल्डहुड मलाड में थी। हम भी मध्यम वर्गीय परिवार से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। हम परिवार में बड़ा परिवार था, माता पिता और हम 4 भाई बहनें। दोनों बहनें मेरे से बड़ी थी और भाइयों में मैं बड़ा था। पिताजी की गवर्नमेंट की नौकरी थी, रेलवे में काम करते थे, लिमिटेड इनकम थी, और माता पिता ने बहुत अच्छा पढ़ाया सिखाया। हम सभी चारों भाई बहनों को पढ़ाया सिखाया, और घर भी हमारा छोटा था, 1 रूम किचन था। पर उनकी एक सीख थी कि बेटा अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। तो हमेशा वो कहते थे कि आपकी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते रहना बेटा। तो ये सीख मेरे जहन में बैठ गई थी, और ये चीज मैंने हमेशा ध्यान रखी। लिमिटेड इनकम थी, घूमना फिरना, बाहर जाना, मूवी देखना, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। पर मुझे अभी भी याद है कि एक ही मूवी हमने परिवार के साथ देखी थी। एक ही मूवी हमने परिवार के साथ देखी थी। पूरे परिवार ने एक मूवी साथ में देखी थी, उसका नाम था जय संतोषी माता। वो मुझे ही याद है उतना। और घूमना फिरना आगे देखना हमको पॉसिबल ही नहीं था। तो बाद में घूमना फिरना बोले तो एक वेकेशन में हम लोग जाते थे मेरे मामा के घर में। मामा के घर में हम जाते थे, तो वहाँ पे वो इट वॉज माई बर्थ प्लेस, मेरी बर्थ प्लेस थी दमन करके। बीचेस की वजह से मुझे वो सीन बहुत पसंद आता था, तो हमारे वेकेशन वहाँ पे होते थे। तो वहाँ पे जाके हम थोड़ा एंजॉय करते थे, वही हमारा घूमना फिरना था। आगे जस्ट 1 मिनट राजेश जी, थोड़ा सा वॉइस रेज करो ना, या पास में आ जाओ। थैंक यू। ठीक है। बचपन में मेरा ड्रीम था कि इंजीनियर बनना। तो इंजीनियर बनने की मेरा जो सपना था, एक 8वीं 9वीं से मेरा इंजीनियर बनने का सपना था। जैसे एसएससी में आ गया, एसएससी में अच्छे रैंकिंग आ गए, तो इंजीनियर बनने का जो मेरा एक आगे का पड़ाव मेरा आगे गया। पर देखा कि 11वीं और 12वीं करनी पड़ेगी, 11वीं 12वीं करनी पड़ेगी, तो क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे, और तभी मुझे इंजीनियरिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मैंने वो स्किप किया और डायरेक्टली डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन ले ली, और वो एडमिशन पूरा करके मैंने मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की। वो होने के बाद मुझे सिर्फ जैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट से मुझे जॉब मिला। कैंपस रिक्रूटमेंट से मुझे अच्छी जॉब मिलने की वजह से मुझे जॉब पे लग गया। मैं इमीडिएटली आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने जॉब पे लग गया। जॉब पे 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद जॉब पे लगने के बाद ट्रेनिंग चालू हो गई, और बाद में एक रूटीन लाइफ चालू हो गई मेरी। वो रूटीन लाइफ में एक सुबह 5:30 बजे निकल जाना, मालाड से जाना, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे पास करके कल्याण जाना पड़ता था मुझे। तो एक 12-14 घंटा, एक 5-6 घंटे ट्रेवलिंग में जाती थी, 8 घंटे मुझे जॉब पे रहना पड़ता था। ऐसे करीबन 1.5-2 साल तक चलता रहा। उसके बाद मैं तभी सोचता था कि कभी मैं एक स्टेडी लाइफ हो, क्योंकि एक 12-14 घंटा पूरे जॉब पे रहने के बाद
इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे भी समझती थी वो बात। तो तभी मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा और स्टेबिलिटी चाहिए थी। उस स्टेबिलिटी के लिए मैंने बाद में सोचा, तो कंपनी ने मुझे घर दिया, और बाद में मुझे घर देने के बाद मेरा आना जाना, ट्रेवलिंग का टाइम मेरा कम हो गया, और मेरे कॉलोनी में मुझे घर मिल गया, तो जॉब पे आना जाना मेरा बेहतर हो गया। तो थोड़ी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई। मैं चौल से घर में 1 बेडरूम हॉल किचन, 2 बेडरूम हॉल किचन का मुझे फ्लैट मिल गया वो कॉल में, पर वो मेरा खुद का घर नहीं था, कंपनी प्रोवाइडेड घर था मेरा। इसके बाद मेरी जर्नी जो चालू हो गई, जर्नी रूटीन लाइफ मेरी चालू थी जॉब में, वो उसमें रेशमा का आगमन हो गया। मेरी अरेंज मैरिज तय हो गई। अरेंज मैरिज में रेशमा के साथ मेरी शादी हो गई, और आगे के बाद में रेशमा बताएगी। फिर शादी के बाद मतलब मेरे मन में इमेज ऐसी थी कि लाइफ पार्टनर मतलब कैसा होना चाहिए, कि जो मम्मी ने बताया था कि जो भी विशेष होगी वो आपकी शादी के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने सोचा था कि बोलने वाला, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं ज्यादा बोलती थी और बहुत एक्साइटेड रहती थी हमेशा, और बड़ी बड़ी डिमांड भी मैं करती थी, और वो डिमांड मुझे ऐसा लगता था कि पूरी होगी, कि वो करने वाला वो रहेगा क्या। और वो जब मुझे देखने आए थे तभी मुझे लगा था कि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसे वो मैं उनके साथ रहूंगी, क्योंकि है ना वो फेस पे से एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं लगे थे, और मम्मी घर में स्ट्रिक्ट और शादी के बाद हस्बैंड स्ट्रिक्ट, तो कैसे गुजारा होगा ये मेरे माइंड में चल रहा था। लेकिन फिर बोलते हैं ना, जैसे दिखते हैं वैसे रहते नहीं है। जब उनके साथ मेरी मतलब शादी के बाद रहना हुआ, उनको समझा, मैंने जाना, तो लगा कि नहीं, वो ऐसे पर्सनालिटी में नहीं है। ये बहुत ही अच्छे और बोलते हैं ना, कम बोलते हैं लेकिन टू द पॉइंट बोलेंगे, और एक खंबीर पर्सनालिटी है मेरे साथ, जो मुझे समझ पाएगा और आगे बढ़ेंगे। और ऐसे हमारी लाइफ चलने लगी। थोड़े दिन मैं मेरे इन लॉज के साथ रही मालाड में, और ये पनवेल में थे, क्योंकि इनकी जॉब और पोस्टिंग पनवेल में थी। और पनवेल में बड़ा सा घर हमें दिया गया था, वो बंगलो टाइप था। फिर मेरा 4-5 महीने सास के पास रह के फिर वो मुझे लेके गए, क्योंकि उनको खाने पीने की भी वैसे दिक्कत थी, और हम वहां शिफ्ट हो गए। वहां पे शिफ्ट होने के बाद अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन शुरू के ही महीनों में मुझे एक विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर मुझे निकुंज मेरा बॉर्न हो गया। और 1996 में हमारी शादी हुई, वही दिसंबर में निकुंज जन्म में आ गया। और हमारे घर में खुशियां हो गई, बहुत अच्छे से सब खुश थे, और अच्छी लाइफ चल रही थी। 3-4 महीने मम्मी के पास रहने के बाद वापस मैं पनवेल चली गई, और नॉर्मल लाइफ जैसे होती है। लेकिन मेरी डिमांड हमेशा रहती थी कि राजेश हमें कहीं घूमने जाना है। तो ये बहुत हेल्पलेस थे, क्योंकि तब हम उनके पास, उनको 2 व्हीलर नहीं आती है, तो उनके पास कोई व्हीकल नहीं थी, तो कहीं घूमने नहीं जाते, क्योंकि आउटस्कर्ट में रहते थे, और वहां से कहीं जाना मतलब बच्चे को लेके जाना, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मुझे लगा कि मम्मी तो बोलती थी कि शादी के बाद सब कंप्लीट होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है ड्रीम कंप्लीट, और हमेशा अनबन रहती थी। बाद में फिर 1996 में हेनिल का जन्म हुआ, सेकंड हमारा हो गया। तब मैं 22-23 साल में मुझे 2 बच्चे की माँ हो गई, और बहुत कम एज में मेरा ये सब चल रहा था। उस प्रोसेस में, उसके पहले ही मैंने इन लॉज को बोल दिया था शुरू में ही कि मैं अभी आगे पढ़ना नहीं चाहती। वैसे भी मुझे पढ़ना है ना बहुत बोझ ही लगता था, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ये पढ़ाई किसने बनाई, वही मेरे दिमाग में नहीं आता था। बहुत पढ़ती भी थी तो मुझे याद भी नहीं रहता था, और मुझे लगता था ये पढ़ना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, और इस फेज में तो करना बिल्कुल भी मुश्किल। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, मैंने SY में मेरा स्टडी छोड़ दिया, और विदाउट ग्रेजुएशन मेरी शादी तो हो गई। और ये हर जगह पे लिखते थे मेरी वाइफ ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, तो क्योंकि वो खुद इंजीनियर है, और मेरी हर जगह पे डिग्री वो ग्रेजुएशन के हिसाब से लिखते थे। तब मुझे लगता था कि नहीं यार, कुछ तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरे लिए तो कोई जॉब भी नहीं रहेगा, तो क्या करना है। अब 2-2 बच्चे हो गए, और वही टाइम पे मेरी डिमांड, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि घर गृहस्थी और बच्चे को बड़ा करना, यही मेरी लाइफ चल रही थी। और वहां पे हम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। और उसी दरमियान हमारे लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आया, जब मेरे बड़े बेटे को हम नर्सरी में एडमिशन लेने की बारी आ गई थी निकुंज की। तो हमने सोचा था कि चलो अब पनवेल में कौन सा प्ले ग्रुप है, वहां पे उसका एडमिशन लेंगे। और हमने वो शुरुआत की, और उसी दरमियान एक ऐसा हादसा हो गया जो हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। वो अभी राजेश बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसे शादी के बाद रोलर कोस्टर राइड चालू हो गया हमारा। मेरा और रेशमा का स्वभाव बहुत भिन्न था, बहुत अलग अलग था। मैं इंट्रोवर्ट
लेस टॉकेटिव बट चीयरफुल एंड कंटेंटेड था। रेशमा एक्सट्रोवर्ट थी, उसको बातें करने बहुत पसंद थे, बातें करना बहुत पसंद था, और एक डोमिनेटिंग एंड थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी था उसका। उसकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स थे, पर अच्छा चल रहा था हमारा। और बाद में उसने जो स्किल्स जो बताई, उसने बहुत से स्किल्स जो अभी वो जो दिखा रही, वो एक्सप्रेस कर रही है, वो उसने उसके मदर के पास से ली। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है, या जो लीडरशिप जो स्किल्स थी, वो उसको तभी पता नहीं था, पर वो सीख रही थी, उस दौरान वो सीख रही थी। और बाद में एक हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, और वो टर्निंग पॉइंट था कि हमारे बड़े बेटे, वो जब 2.5 साल का था, तभी निकुंज को लुकेमिया, ब्लड कैंसर से वो असर हो गया उसका। और हमारी पूरी जिंदगी छिन्न भिन्न हो गई। हमको लग रहा था कि हमारे ऊपर पूरा पहाड़ टूट पड़ा है, हम क्या करेंगे आगे, कैसे बच्चे को बचाएंगे। तो हमारा टोटल फोकस उसी पे था कि इसको अभी कैसे इसमें से निकाले। पूरा लाइफ के आगे हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था कि आगे क्या करे करके। तो और तभी उसकी 6 महीना, अराउंड 6 मंथ्स उसकी रिगरस ट्रीटमेंट चालू थी। करीबन 2 साल उसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चालू थी। उस ट्रीटमेंट के दरमियान में बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, और क्योंकि तभी सिर्फ हमारा एक ही मकसद था, एक ही फोकस था कि लड़के को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देके उसको नॉर्मल लाइफ दीजिए। रेशमा तभी उसका एक ही फोकस था कि अच्छे से उसका खान पान के ऊपर ध्यान रखना, अगर उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई बीमारी, उसका कुछ बुखार ना हो। और मैं थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड था, तो मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। तो ये हमारा एक मुश्किल भरा, एक संघर्ष भरा हमारा समय था वो समय, और उसमें से भी हम बाहर निकल गए। करीबन ये 8-10 साल तक उसके ऊपर, तभी हमको जो एक सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट हमको हमारे इन-लॉज ने दिया। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का घर बहुत छोटा था, इन्होंने जस्ट एक नए घर में शिफ्ट किया था, हमको एक अलग से रूम मिल रही थी इन-लॉज के वहाँ। तो मेरे इन-लॉज, मेरे ब्रदर इन-लॉ, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया उस समय में, और वो सपोर्ट की वजह से हम बच्चे को ट्रीटमेंट पूरी तरह से दे पाए। मेरी बाद में ट्रांसफर हो गई यहाँ पे, और मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमको हर समय बच्चे को लेके जाना पड़ता था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आए दिन उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती थी। मुझे अभी भी याद है कि वो ट्रीटमेंट की तरह, जब भी ट्रीटमेंट हो रही थी, तभी बच्चे को जो पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, पर हम माँ बाप, हमको वो पीड़ा हम भुगत रहे थे। एक दिन मैं उसको लेके गया था, मुझे अभी याद है कि उसका इंजेक्शन देनी पड़ती थी। तो इंजेक्शन में उसको दोनों हाथ में उसके इंजेक्शन नहीं मिले, दोनों पाँव में भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। बाद में विथ ग्रेट डिफिकल्टी 8-10 बार उसको इंजेक्शन लगा के उसके पैर में से इंजेक्शन खून लिया गया। तो ये सब ट्रीटमेंट, उसका जब ट्रीटमेंट चालू था, तभी ये गले की इस जगह पे उसको कैथेटर लगाया गया था। वो कैथेटर की एक ट्रीटमेंट होती थी कि उसको हमेशा उसको क्लीन रखना, उसमें से इंजेक्शन देना। ये भी ट्रीटमेंट रेशमा ने सीख ली। हॉस्पिटल में नर्सिस ने उनको बताया कि ये सब करना पड़ेगा आपको बच्चों के लिए, क्योंकि बार बार तो आप हॉस्पिटल में नहीं लेके आ सकते हो। कैथेटर बिठाया है, कैथेटर को आपको क्लीन करना है, दिन में 2 बार उसमें कुछ दवाई डालनी है। तो वो सब भी हम सीखे, और इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट हम करते गए। करीबन बाद में उसका स्कूल का एडमिशन हमने लिया। स्कूल का एडमिशन उसका नॉर्मल रहा। उसको हमने नॉर्मल जैसे बच्चे लोग जाते थे, उसी में हमने उसको एडमिशन लिया। ये जो सेटबैक था लाइफ का, उसने मुझे ये सिखाया कि बस ये स्ट्रगल आया है, इस मुसीबत को अभी डटे रहना है, और इसी में हमें रास्ता निकालना है। कम उम्र थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, और साथ में मेरे 6 महीने का लड़का था, हनील। उस टाइम में 6 महीने के लड़के को संभालना और ट्रीटमेंट देना, ये बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन ये फेज भी मैंने निकाला। हाँ, थोड़ा इमोशनल हो गई है रेशमा जी। तो आगे मैं बात करता हूँ कि इसके बाद ट्रीटमेंट तो हम लेते रहे,
बच्चे स्कूल में जाता था, वो एडमिशन नर्सरी में एडमिशन ले ली। प्राइमरी स्कूलिंग बहुत अच्छी तरह से चालू थी उसकी, दोनों बच्चे स्कूल में जा रहे थे। पर एक रेशमा का हमेशा एक फोकस रहता था कि वो जब भी घर से आए, स्कूल से आए, तो उसका वो चेहरा देख लेती थी। वो चेहरे से उसको पता चल जाता था कि ये नॉर्मल है कि नहीं। वो उससे वो पहचान जाती थी। अगर नॉर्मल नहीं है तो उसको लगता था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। वो मुझे फोन करती थी, मैं ऑफिस में रहता था, कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो हमको तुरंत उसको लेके जाना पड़ता था हॉस्पिटल में। तो ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, और उसी दरमियान में मेरा और थोड़ा बात करेगी रेशमा। हाँ, तो ये टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सपोर्ट दिया वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो हैनिल का सपोर्ट था, हैनिल इतना छोटा था तो मेरी भाभी ने बहुत उसमें सपोर्ट किया और उसको बड़ा किया। मैंने इसका बचपन बहुत कम देखा क्योंकि हम ट्रीटमेंट के लिए जाते थे तो सुबह चले जाते थे और रात मतलब शाम हो जाती थी, कभी हमें एडमिट भी होना पड़ता था। तो उस सिलसिले में मेरा छोटा बेटा कब बड़ा हो गया मुझे पता नहीं चला और हम आगे बढ़ने लगे। लाइफ अच्छे से जा रही थी, उसी दरमियान राजेश जी की ट्रांसफर हो गई कल्याण में, और फिर वापस ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से नया माहौल, नया एटमॉस्फेयर। और स्कूल के लिए हमारे यहाँ पे स्कूल थी स्वामी विवेकानंद, बच्चे लोग की स्कूल का एडमिशन वहां पे लेना, और वो कंपनी कुछ करके नहीं देती, हमें ही करना पड़ता है। मेरे बच्चे पहले से स्टडी में अच्छे थे तो मेरिट पे हमें एडमिशन भी वहां पे लेने के लिए दिक्कत तो हुई। बहुत सारे हम राउंड्स मारते थे, बहुत सारे पैसे ले लेके, क्योंकि डोनेशन मांगेंगे तो हम सुबह निकल जाते थे, शाम तक वही सिलसिला चालू रहता था। लेकिन फिर राजेश जी का ट्रांसफर वहां पे हो गया, नई जगह पे बच्चे को सेट भी किया, और वहां पे भी बोलते हैं ना, मुसीबत में हम स्ट्रांग होते गए, और पहले इंसिडेंट से तो स्ट्रांग हो ही चुके थे। और उसी दरमियान आफ्टर 2 इयर्स या 4 इयर्स में ही वापस हमारे उसमें प्रॉब्लम्स आ गए थे। जैसे मेरा ट्रांसफर हो गया कल्याण, तो एक सेटबैक हमने एक करीब 15-20 दिनों में ही हमने महसूस की। तो उस सेटबैक ऐसा रहा कि मैं इमीडिएटली मैं जॉब पे जा रहा था। हमारी मारुति 800 गाड़ी थी। वो गाड़ी का एक दिन मॉर्निंग टाइम में रेशमा ने, वो भी सीख गई थी, तो राउंड मार रही थी। राउंड मारने के बाद उसने गाड़ी गैरेज में पार्क की। वो गाड़ी गैरेज में जो पार्क थी, गैरेज एक थोड़ा सा लेवल ऊपर था, उसका जो गैरेज का लेवल थोड़ा सा ऊपर था, हाइट पे थी। बाद में थोड़ा सा एक 15-20 फुट का स्लोप था, और उसके बाद एक रास्ता पड़ता था, और रास्ते के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ था। जैसे उसने गाड़ी पार्क की वो दिन, वो पार्क करने के बाद वो हैंड ब्रेक लगाना भूल गई और गियर में रखना भूल गई। और जैसे दरवाजा लगाया, गाड़ी अपने आप थोड़ा पीछे मुड़ने लगी। रेशमा को लगा कि वो मैं गाड़ी को रोक सकती हूँ। वो रोकने की उसने कोशिश की। वो कोशिश के दरमियान वो गाड़ी ने जैसे एक मोमेंटम पकड़ लिया। वो मोमेंटम की वजह से वो उसको संभाल नहीं पाई, और वो कार और एक बड़ा पेड़ उसके बीच में एक हादसा हो गया। बोले तो वो उसका एक वेस्ट के लेवल पे वो गाड़ी आके उसको धड़क गई, और उसका पेल्विक बोन का फ्रैक्चर हो गया। वो पेल्विक बोन का फ्रैक्चर एक बड़ा हमारा सेटबैक था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो चीज में अभी ये चीज से हमको और आगे निकलना था। यही सिलसिला 6 महीने तक मेरा रहा। मैं बेड रिटर्न रही, और वहां पे मेरे लाइफ में एक सेटबैक आ गया कि अब नई जगह पे नया सेट होना और ये नई मुसीबत। और 6 महीने में बेड रिटर्न के बाद मैं फिजियोथेरेपी लेके मैं बाहर निकली, और उस इंसिडेंस में भी राजेश जी ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। इतना सपोर्ट किया कि मतलब मैं बोल नहीं सकती। और ये सारे इंसिडेंट्स में क्यों इतना डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में उस दरमियान मोदी केयर कैसे एंट्री किया, ये सारे सेटबैक से मैं गुजरी थी, तो मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं था। मुझे डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही थी कि हर बार मुसीबत से सामना करते हुए कितना स्ट्रांग होना है, अभी और कितना स्ट्रांग होना है। यही सवाल मैं राजेश जी को और मेरी मम्मी से पूछती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि देखो, शुरू में जितनी तकलीफ आई ना, वो आने दो लाइफ में, लेकिन आफ्टर आपकी जो बुढ़ापा है या पिछली वाली जिंदगी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और दोस्तों, सही मायनों में जब मैं फिजियोथेरेपी लेके निकली, और फिर निकलने के बाद वन फाइन डे मुझे एक मेरी नेबर थी, उन्होंने मुझे एक मीटिंग में बुलाया, जो थी ओरिफ्लेम की मीटिंग। वहां पे सारे लेडीज लोग बैठे थे, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद मुझे बताया गया, मैं देखती रह गई कि इतनी अच्छी अच्छी लेडीज कुछ कर रही है, और कैटलॉग लेके भी आई थी।
लेकिन उसके भी पहले जब हम चेंबूर में थे तब मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, और वो ब्यूटिशियन मुझे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रही थी, और वो प्रोडक्ट्स मोदी केयर के थे। मैं घर में लाई, मैंने यूज करना चालू कर दिया, मैंने सब कुछ देखा कि ये बहुत अच्छा है, तो उसने बोला कि आप ज्वाइन हो जाओ। मैं और राजेश जी गए और साकिनाका की तभी जेबी नगर में ऑफिस थी, वहां पे जाके मैंने प्रोडक्ट्स परचेज किए। तभी 1950 में रजिस्ट्रेशन था, कुछ प्रोडक्ट्स की किट हमारे घर पे आई, और फिर बाद में वो प्रोडक्ट्स यूज करके करते हम कल्याण शिफ्ट हो गए। कुछ प्रोडक्ट्स रह गए क्योंकि मेरे एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वो चीज में आगे नहीं कर पाई। लेकिन 1-2 मीटिंग मैंने अटेंड की थी, तो मुझे पता था कि उसमें क्या है। जब ये मीटिंग में जाके आई, कैटलॉग लेके आई, तो राजेश जी को मैंने बताया कि मुझे कुछ शुरुआत करनी है, तो ये बहुत अच्छा है। रजिस्ट्रेशन फी कुछ 100-150 रुपए थी। तो राजेश जी ने बोला कि नहीं, ये आप नहीं करोगी क्योंकि आप कॉस्मेटिक यूज नहीं करते हो, आप कुछ भी कोई किसी से भी बता नहीं पाओगे, और आप ये कॉस्मेटिक वाला बिजनेस करना ही नहीं है। इससे अच्छा आपने आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो मोदी केयर कुछ किया था ना, वो वाला तुम निकालो, और वो चाहिए तो मैं वापस दे दूंगा। तो 2000 रुपीज वापस उनसे लेना और वापस उनसे ये करना, ये मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन फिर उन्होंने वापस 2000 रुपीज दिया, और तब मेरे पास, मैंने अपलाइन को चूज किया। अपलाइन को कैसे चूज किया, क्योंकि देखो ट्रेनिंग कहाँ पे काम आती है। ट्रेनिंग में मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग में मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो मेरे पास अपलाइन सपोर्ट चार्ट था, उसमें दिमन सर और रश्मि मैम तक के मेरे पास सारे कांटेक्ट थे। जो अपलाइन मेरी पहली थी, वो ब्यूटिशियन थी, वो चेंबूर में रहती थी, मैं शिफ्ट हो गई थी कल्याण में, और उस टाइम में मुझे अपलाइन चूज करनी थी क्योंकि नजदीक रहेगा तो सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने देखा, तो वहां पे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में भिड़े मैडम सर और ये हेमलता जी का नाम दिखा। मैंने बोला रैंडमली एक कॉल लगा के देखती हूँ, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कॉल लगेगा कि नहीं। और फिर मैंने फोन लगाया मैम को, और मैम को लगाने के बाद मैंने पहले पूछा कि आपने मोदी केयर किया है, तो चालू है? तो मैम ने बोला हाँ है। कौन बोल रहे हो? मैंने थोड़ा दिया रेफरेंस, और फिर मेरी मुलाकात हेमलता जी से की, और मैंने अपलाइन सपोर्ट चार्ट का यूज करके अपलाइन चूज की, और मेरा डिसीजन सही रहा, वो आज मुझे समझ में आ रहा है। और वो उन्होंने मुझे थाना ऑफिस में बुलाया, मैं और राजेश जी थाना गए। थाना जाने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, तभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ एक ही बोलती रहती थी, राजेश आपको फॉर्म भरना है, मुझे वो लिखना नहीं आता, और मुझे कोई मैम पूछेगी तो आप ही जवाब देना। लेकिन राजेश ने उस दिन मेरे पास से ही फॉर्म भरवाया। मैंने वहां पे बैठा, तो मैम ने बोला अब कुछ लोगों को आप बुलाओ और आपके घर में एक छोटी सी होम मीटिंग रखेगी। तो मैंने बोला मैम मैं किसी को नहीं पहचानती, मैंने ऐसे 4 फिंगर्स बताई थी, मैं 4 लोगों को पहचानती हूँ। तो फिर मैम उस दिन तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट है, पहले से ही आपको पता है हेमलता जी का स्वभाव, तो मुझे कुछ ज्यादा उन्होंने नहीं फोर्स किया, लेकिन बोले ठीक है। मैं बोला मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, तो मुझे मेरे ज्यादा पहचान नहीं है, किसी से नोट्स नहीं ली, किसी को मैंने कॉल नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं, तो मैं ज्यादा किसी को पहचानती नहीं हूँ। और अभी अभी मैं कल्याण शिफ्ट हुई हूँ और बीमारी से निकली हूँ, तो मेरे ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। तो फिर ठीक है करके मैं निकल आई, प्रोडक्ट्स की बास्केट लेके आए और घर आके कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने लगे। फर्स्ट मीटिंग मेरी थी, उसमें हेमलता जी आए, और हेमलता जी आए और मैंने कैसे इनवाइट किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन 8-10 लोग आ गए थे, और उसी में 3 ज्वाइनिंग हो गई थी, 2 से 3 ज्वाइनिंग हो गई थी। और फिर हुआ ऐसा कि ज्वाइनिंग होने के बाद विश्वास आ गया कि हो सकता है, और मैम इतना अच्छा बोलती है, तो मैंने बोला अच्छा ये सब मुझे भी बोलना पड़ेगा। और मैम तो इतना अच्छे से बोलती है, और मराठी में प्रेजेंटेशन दिया सब कुछ, और मेरी मदर टंग तो गुजराती है, अब मैं मराठी में लोगों को कैसे रिलेट कर पाऊंगी। और फिर मैं ठीक है, उस इंसिडेंट से मेरे में इंप्रेशन बहुत अच्छा लगा, राजेश जी को भी अच्छा लगा कि चलो इसकी कुछ अच्छी शुरुआत हो गई। लेकिन इनकी कंडीशन एक ही थी कि हम बंगलों में रहते हैं और तू किसी को बताने नहीं जाएगी कोई बिल्डिंग में कि मैं ये करती हूँ, तो ये इंप्रेशन बहुत गलत हो जाएगा। तो मैंने शुरू में घर में जितना बोल सके उतना ही मैंने चालू किया, और उसमें मेरी एक कंसल्टेंट बन गई अमृता दिगे। तो ट्रेनिंग में जाने की बात आती थी, हमेशा मैम मुझे फॉलोअप करके बोलती थी गोल सेटिंग का है, मैं लोगों से अब तुझे मिलवाऊंगी, बेडेकर स्कूल में आ जाओ थाना में, और मैं बाकी अपलाइन से भी तुमको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। लेकिन मैं राजेश जी को तैयार करती थी कि राजेश जी आप मेरे साथ चलो, मुझे तो अकेले ट्रेनिंग में जाना बिल्कुल भी आता नहीं है, क्योंकि मैं वेस्टर्न लाइन में पढ़ी बड़ी हूँ, तो मुझे इंडिकेटर क्या देखने आता है, बोरीवली का BO, विरार का V और चर्चगेट का C, यही मैंने देखा था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि सेंट्रल लाइन में वो अंबरनाथ का AM और फिर इधर का टिटवाला का TL, ये सब कैसे मैं थाना में जाऊं, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि हाउ टू गो।
तो हमेशा राजेश मुझे बोलते थे तू तेरा नुकसान कर रही है, तू जाएगी नहीं तो तू सीखेगी कैसे। और मैंने किया ही नहीं। और जब मेरी पहली डाउन वायर हुई अमृता दिगे, उसके साथ मिलके हम लोग ट्रेनिंग में जाने लगे, तब उसके साथ मैंने सीखा। तब मुझे राजेश जी ड्रॉ करके देते थे ईस्ट और वेस्ट, मतलब थाना में उतरने के बाद वेस्ट में कैसे जाना है, ईस्ट में कैसे जाना है, ये भी मुझे पता नहीं था। और मुझे आज की तारीख में भी याद रखना पड़ता है, 1 नंबर का प्लेटफॉर्म मतलब वेस्ट और 6 से 7 नंबर का प्लेटफॉर्म मतलब ईस्ट। यही मेरी अभी भी मुझे ये मुसीबत है। और मुझे राजेश जी ने पुश ही किया है कि जाओ, कहीं से भी अटक जाए तो ये पैसे लेके जाओ, वहां से रिक्शा करके आ जाना, लेकिन आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे फिर मेरी ट्रेनिंग का सिलसिला चालू हुआ और मैं आगे बढ़ती गई। और यहाँ पे कुछ बोलना है आपको? हाँ, थोड़ा सा मुझे एक बात करनी थी कि जब भी फिजियोथेरेपी की उसकी ट्रीटमेंट चालू थी रेशमा, तभी एक मैं ईश्वर को हमेशा प्रार्थना करता था कि एक घर में एक सकारात्मक बदलाव आए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आए, और रेशमा जो एक डिप्रेशन, जो एक राजेश भाई प्लीज साउंड उसमें कम क्लोज, चिड़चिड़ापन था उसका, तो उसमें से वो बाहर निकले। तो इस दौरान में हमें मोदी केयर से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, जो हमारा दूसरी बार था। और यहाँ पे जब ट्रेनिंग लेने लगी तो मुझे बच्चे लोगों को घर पे छोड़ के जाना पड़ता था। ये एक मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, और एक कोई भी हाउसवाइफ के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों बेटे बहुत नॉटी भी थे, कम एज डिफरेंस था, तो मस्ती भी करते थे। तो मैं जैसे ट्रेनिंग में चली जाती थी, इन लोग मेरे बैक ऑफ द पीछे वो मस्ती मौज गेम्स खेलना ये सब चालू हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो नुकसान हो जाएगा स्टडी में। तो तभी से मैंने फैमिली ब्रिंगिंग बिजनेस इन फैमिली मैंने कैसे लाया मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैंने ब्रिंगिंग बिजनेस कैसे लाया, लेकिन जब हम स्टोरी लिखते थे हम कल महसूस किए कि कैसे मैंने लाया। तो जो भी ट्रेनिंग में अटेंड करते आती थी तो मैं कुछ वैल्यू लेके आती थी, कुछ अच्छा सीख के आती थी। और मैं बच्चे लोग को बिठा के बोलती थी कि देखो मेरे पीछे अगर आपने गेम्स खेलना चालू कर दिया और मस्ती कर दी तो आपकी स्टडी में नुकसान हो जाएगा, मैं मोदी केयर छोड़ दूं या मम्मी मोदी केयर के लिए बाहर जाए। तो बोले कि नहीं मम्मी हम नहीं करेंगे। और मेरा बड़ा बेटा बहुत सिंसियर था, वो कुछ भी करता था तो मुझे बोल देता था कि मम्मी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आधा घंटा गेम खेल दी और फिर अभी मैं पढ़ाई करने लगा हूँ। तो मुझे उसके ऊपर भरोसा था और वो छोटे को संभाल लेगा ये था। लेकिन छोटा वाला बहुत नोटी था, जो भी वो बोलता था वो उसके अपोजिट ही करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपलाइन का सपोर्ट वहां पे मिला। हेमलता जी से मैंने बोला तो हेमलता जी बोले कि आप गिल्ट में मत जाओ, देखो आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो, आप साथ में ये भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो कुछ चीजें उनके ऊपर डालो। आज तक हमने हाउसवाइफ होते हुए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन आज बिजनेस क्यों कर रहे हो? आप गिल्ट में जाओगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए कर रहे हो, आप फैमिली के लिए कर रहे हो। फिर जैसे ही पहला बोनस चेक 425 रुपए का आया, मैंने मेरे लिए छोटा सा वॉलेट लिया। उसके बाद सेकंड चेक आया। फिर बच्चे लोग को मैं बोलने लगी कि इस टाइम का बोनस आएगा ना, हम होटल में जाएंगे, फिर ये करेंगे। फिर उनकी छोटी छोटी चीजें कंप्लीट करने लगी, तो उनको पता चलने लगा कि मम्मी जो सीखने जा रही है उसमें एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और वो एक्साइटेड रहते थे और जो भी चीज मिलती थी तो वो खुश हो जाते थे। और इस प्रोसेस में मैं ग्रो होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि 10th और 12th में मेरा बेटे दोनों 10th और 12th में थे। और आपको पता है ना 10वीं और 12वीं बोलेंगे तो कोई भी पेरेंट्स या कोई भी माँ बाहर नहीं निकलेगी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन उसी टाइम राजेश जी का वापस ट्रांसफर हो गया चेंबूर, और हम कल्याण से वापस चेंबूर आ गए। और वो ही टाइम में 10वीं में एडमिशन मैंने निकुंज का यहाँ पे लिया और हैनिल को स्कूल में एडमिशन दिया। अब वो साल में हम लोग ने जो भी डिसीजन लिया कि ट्रेनिंग में जाना है, मुझे सभी लोग मेरे कॉलोनी में भी देखते थे कि ये कैसी माँ है कि 10वीं और 12वीं में बच्चे हैं फिर भी ट्रेनिंग में जाती है और सब कुछ करती है। लेकिन मेरा डिसीजन था कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था, मैंने अपलाइंस लोगों को देख लिया था। और वही टाइम में सुधीर सर और सुषमा मैम जो मेरे हेमलता जी के भी अपलाइन है, और उनकी मैंने 30 डेज ट्रेनिंग में ये बेसिक स्टेप्स सीखे थे। 30 दिन लगातार मैं और सीमा जाते थे, मैं कल्याण से और वो चेंबूर से। वहां पे मैंने रश्मि मैम का इंट्रोडक्शन देखा कि रश्मि मैम एक ऐसी व्यक्ति है जो गुजराती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि कोई तो भी मराठी से गुजराती में बोलने वाला कोई है। और वो जो बेसिक स्टेप्स लेके मैं आगे निकली, और जब मैं कल्याण में से चेंबूर में आई तो ये बेसिक स्टेप्स को कन्वर्ट करते हुए मेरे बिजनेस में भी परिवर्तन आने लगा। हर चीज में देखने का नजरिया अलग हो गया। और 10th और 12th वाली ईयर में मैंने फर्स्ट फॉरेन ट्रिप पाई, और जो थी बैंकॉक की। और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई कि यस,
इस बार 10वीं और 12वीं में मेरे बेटे को 94 और 92 रिस्पेक्टिव परसेंटेज आए थे और मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने बिजनेस भी अच्छे से संभाला और साथ में बच्चे लोग को जो एजुकेशन देना था वो भी उन्होंने खरे उतरे। तो ब्रिंगिंग बिजनेस इन फैमिली तभी से आ गया था कि बच्चे लोग को भी समझ में आने लगा। और ये फर्स्ट फॉरेन ट्रिप जब हुई तब राजेश जी का बहुत नजरिया इस बिजनेस को देखने का अलग हो गया। फ्रेंड्स, उसके बाद रेशमा का जब ये फर्स्ट फॉरेन ट्रिप हो गया, उसके बाद मेरा बिलीफ और बढ़ गया और ड्रीम का जो क्लैरिफिकेशन हो गया तभी कि देश विदेश की यात्रा, बड़ा घर, बड़ा जो हम जो बड़ा कुछ चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। जो विजुअल बोर्ड जो ये सीख के आती थी, विजुअल बोर्ड बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, ये विजुअल बोर्ड्स बोलो, वो सब की जो प्रैक्टिस थी वो हमारी शुरुआत हो गई। लग्जरी कार भी ले सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है वो भी हम मुझे पता चल गया कि भाई ये इससे सब पॉसिबल हो सकता है। और आगे और जैसे जैसे मैंने बुक पढ़ना चालू कर दिया और मैम हमेशा मेरा स्वभाव जैसे राजेश जी ने बोला ही है कि बहुत मतलब मुझे गुस्सा भी आ जाता था, आउट स्टेशन भी बिल्ड करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मैम से मेरी आर्ग्यूमेंट भी होती थी। मैम मुझे हमेशा बोलते थे, रेशमा टेक अ पॉज लो और बात करो। और पॉज कैसे लेना वो मैंने नहीं सीखा था, क्योंकि हमेशा मैं दड़ अभी भी मेरा कभी कभी नेचर वैसा ही है कि बहुत ही मैं कम बोलती हूँ और बहुत ही कम सुनती हूँ और ज्यादा बोलती हूँ। लेकिन मैम ने वो सिखाया और उसके बाद मैंने जितने भी नेटवर्क बिल्ड किए उसमें इसका इम्प्लीमेंट किया और मुझे उसमें ट्रेमेंडस रिजल्ट आए। और ये लीडरशिप क्वालिटी मैंने गोल सेटिंग के टाइम भिड़े सर और मैम से भी बहुत सीखी थी। एवरी मंथ हम लोग करीब 4 साल तक हम वहां पे गोल सेटिंग के लिए जाते थे। कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जाके बैठना है, बस सर के सामने जाके बैठना है, ये मैंने किया। तब सर बुक्स के बारे में बोलते थे, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो। तो हमारी जो लैंग्वेज थी वो चेंज हो गई। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं हाउसवाइफ मेंटालिटी में, और बुक पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं कभी भी बुक पढ़ती हूँ तो सो जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। और राजेश जी बहुत अच्छी बुक पढ़ते हैं, वो कल्चर मैंने वहां से लाया। कुछ भी सेट किया गोल तो कैसे लगाना विजन बोर्ड पे, ये भिड़े सर, मैम, हेमलता मैम, सुहास सर, इनसे मैंने सीखा। और वही प्रोसेस में कभी कभी रश्मि मैम आ जाते थे और दिमन सर आते थे, तभी मेरा इंटरेक्शन ज्यादा मैम से नहीं था। लेकिन फिर जैसे सर की ट्रेनिंग अटेंड करने लगे, दिमन सर की, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। मैं हेमलता मैम को हमेशा बोलती थी, सर क्या बोलते हैं ये, तो सर मैम बोलती थी थोड़ा हाई लेवल का है लेकिन तुमको समझ में आएगा अगर तुम ध्यान से सुनोगे। और वो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट भी लगते थे। तो मुझे लगा कि मैम इतनी है कंफर्टेबल, तो हमें मैम से इंटरेक्ट करना है। और बहुत सारी हाउसवाइफ से लेके वहां तक की जर्नी में मैम ने और इतने सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ने मुझे जो भी सपोर्ट किया है मैं भूलने लायक हूँ। क्योंकि क्या है कि इसमें जो अभी की बुक पढ़ रही हूँ, इकिगाई ये बुक है कि जहाँ पे जापानीज लोग कैसे अपनी लाइफस्टाइल को और पर्पस लाइफ का क्या है वो मैं अभी सीख रही हूँ। हर चीज मैंने यहाँ से सीखी है। और गोल सेटिंग और ड्रीम कैसे बिल्ड करना, छोटे ड्रीम से बड़े ड्रीम तक कहाँ जाना। और फर्स्ट फॉरेन ट्रिप जाके आई तो क्या हुआ मेरे में बदलाव कि इसमें मैंने विजन देख लिया। यहाँ पे दिमन सर, रश्मि मैम तो मेरे साथ थे ही थे, मेरे अपलाइंस भी थे, लेकिन साथ में मैंने समीर जी को देखा। जिस दिन समीर जी को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये बिजनेस में मैं जो चाहूंगी वो पा पाऊंगी। और मैंने राजेश जी को आके बोला कि राजेश ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे हमारी पूरी दुनिया चेंज हो सकती है। और साथ में मेरे बच्चे मुझे करीब से ऑब्जर्व कर रहे थे कि मम्मी जो भी ट्रेनिंग लेके आती है वो घर में सब कुछ बोल देती है। और राजेश जी मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं इतने सारे ट्रेनिंग ले चुका हूँ लेकिन कभी तूने ट्रेनिंग के बारे में मैंने बोला नहीं है घर पे, लेकिन तुमने विजन बोर्ड लगाया, ये किया, तो आज बच्चों में ये प्रैक्टिस डेवलप हो गई। और आज मेरे बच्चे जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो उनके लाइफ में भी खड़ा होते गया और मुझे विश्वास होते गया। और ऐसे करते करते मैंने सारी फॉरेन ट्रिप्स पाई। मैंने करीब 6 फॉरेन ट्रिप पाई, इस्तांबुल, भूटान, ये अपनी दुबई, ये सारी चीजों मैंने यहाँ से पाई। और दोस्तों मैं पहले बोलती हूँ कि अपलाइन को सरेंडर करना, बुक्स रीड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, कितनी भी मुसीबत आए वहां से बाउंस बैक करना, ये सब ट्रेनिंग में ही मैंने सीखा। और जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती गई, मेरी डेवलपमेंट होती गई, तो एक लीडरशिप मुकाम पे आ गए कि कुछ टीम को मैं संभालते गई। और बोलते हैं ना, जैसे हम करते हैं वैसे हमारी टीम होती है। और हर बार टीम ने मेरे को देखा है कि कई भी मुसीबत आई मैं बाउंस बैक बहुत जल्दी कर जाती हूँ। और यहाँ पे मुझे राजेश जी का बहुत सपोर्ट मिला। हर टाइम फॉरेन ट्रिप जाती थी तो क्वालिफिकेशन स्टार्ट होता था तो मैं बहुत एंथु हो जाती थी कि चलो मुझे करना है। और जैसे जैसे क्वालिफिकेशन नजदीक
खत्म होने की बारी आती है, गोल मुझे बड़ा होते लगता है। मैं फिर बोलती थी नहीं राजेश, अभी मेरे से नहीं होने वाला, ये ट्रिप तो मेरे हाथ से गई। तब मुझे राजेश जी बोलते थे कि नहीं रेशमा, हाथी चला गया, दुम रह गई है। मुझे आपको धीमन सर, रश्मि मैम ने क्या बोला है, लास्ट बॉल तक प्ले करना है। अभी लास्ट बॉल कहाँ हुई है, अभी तो मिडल ऑफ द मंथ भी नहीं हुआ है और तुम हार गई। अभी चलो उठो और वापस 30 तारीख तक कुछ भी बोलना नहीं है और ये गोल को कंप्लीट करना है। और फिर मैंने उनकी बात सुनी, बोलते ना एक छोटे बच्चे की तरह मैं उनके सामने रो भी लेती थी कि नहीं होता है राजेश जी, मैंने 6 महीना अच्छी मेहनत की, अब ये लास्ट वाले महीने में मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन हमेशा उन्होंने बैक कर्टेन मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं उसको भूल नहीं पाऊंगी। उसी की वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं बोलती हूँ ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत रहती है, एक लेडी रहती है, लेकिन मेरे सक्सेस के राज है राजेश जी, क्योंकि उनमें जो खंभीरता है, स्ट्रांगनेस है, वो मुझे बिजनेस के लिए बहुत काम में आई। और मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे अपलाइन मेरे लिए ये बोलते हैं वो बोलते हैं, और उनकी लैंग्वेज और अपलाइन की लैंग्वेज सेम होती थी, सिर्फ ऑन कोर्ट ये नहीं थे, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज वो बहुत मुझे सपोर्ट करते थे। और उन्होंने देख लिया था कि रेशमा ये कर सकती है, और ये विश्वास मुझे उन्होंने दिलाया। और आज मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि जो भी उन्होंने किया है, और वो मुझे हमेशा बोलते मैंने कुछ नहीं किया, तेरी सक्सेस स्टोरी में तू ही बोलने वाली है। लेकिन मैंने बोला जो आपने किया है वो आपको पता नहीं है, और ये सपोर्ट अगर हस्बैंड का मिल जाए इस बिजनेस में, प्रोडक्ट्स यूज करना, बहुत डेडिकेशन से प्रोडक्ट यूज करते हैं। कोई भी नई चीज आई तो कभी मुझे मना नहीं किया कि तू ये मत ले, कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो महंगा है कभी बोला नहीं है उन्होंने। और यही सपोर्ट मुझे देता है। कभी ट्रेनिंग से लेट भी आती थी, आउट स्टेशन बिल भी करती थी, तो मुझे किचन में भी उन्होंने बहुत हेल्प करते हैं। मेरे बेटे वो प्रोसेस में इंडिपेंडेंट किचन संभालने लगे। मुझे शुरू में बहुत गिल्टी फीलिंग होती थी कि मैं सब खाना गर्म करके देने वाली लेडी आज मैं ट्रेनिंग में जा रही हूँ, लेकिन वही प्रोसेस में आज दोनों बच्चे अच्छे कुक बन गए। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे कभी भी मुझे बेटियों की कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि आज वो अच्छा खाना बना के आज देश विदेश में दोनों एजुकेशन ले रहे हैं। यूएस में बड़ा लड़का है, मास्टर्स कर रहा है, और उसका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है अगस्त में, 2 साल हो गए, वो बॉस्टन में है। और छोटा लड़का वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में वो भी मास्टर करने गया है फरवरी मंथ में। और वही प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, और बच्चे लोग जो वैल्यू लेके गए हैं। और इस प्रोसेस में मैं बोलूं दोस्तों कि मुझे रश्मि मैम और धीमन सर और जो मेरे अपलाइन ने जो मुझे काउंसलिंग और ये जो राह दिखाई है, वहां पे मेरे बेटे लोग के लिए भी मुझे आउट ऑफ द वे जाके भी उन्होंने बहुत हेल्प की थी। क्योंकि एक मुकाम ऐसा रहता है ना कि पेरेंट्स कई बार हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन काउंसलिंग का पार्ट उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो मैं बोलते ना, मेरी मम्मी तो मेरे लिए रोल मॉडल थी, लेकिन बिजनेस में मेरे रोल मॉडल की तरह मैं ये सारे अपलाइन को देखती हूँ, क्योंकि उनको मैंने जो सरेंडर किया है ना, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये सिलसिला चालू था, और वन फाइन डे राजेश जी हमेशा एयरपोर्ट पे आते थे, छोड़ के जाते थे। और एक मुकाम मैंने डिसाइड किया था ट्रेनिंग में, बोलते थे सर, हमेशा बोलते थे धीमन सर कि लिखो, ड्रीम लिखो। और मैं लिखती थी, कभी कभी फेक भी मारती थी, मुझे इतना ये नहीं था कि ये होगा। लेकिन वन फाइन डे मैंने लिखा कि मुझे मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी क्रूज पे करनी है। और शुरू में हम लोग पैलेस ऑफ व्हील करके ट्रेन थी, वहां पे करने वाले थे, क्योंकि राजेश जी को ट्रेन बहुत पसंद है। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे तो ट्रेन पसंद नहीं है, हम दोनों को जो पसंद है वैसा कुछ करें ना। तो उसने में ये क्रूज डिक्लेयर हो गई हमारी ट्रिप। और हमने सोचा कि चलो लिख लेते हैं। लेकिन नॉर्मली ट्रिप जाती है सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के आसपास, हमारी एनुअल ट्रिप चली जाती है। इस टाइम क्या हुआ, 2019 में हमारी एनिवर्सरी 25 फरवरी 15 को होने वाली थी। और 2000 यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, दिसंबर महीना करीब आने लगा, कंपनी ने पासपोर्ट भी नहीं मांगा। तो मैंने अनुराधा जी से पूछा कि अनुराधा जी कब जा रही है ट्रिप। तो बोली कि क्यों घाई कर रहे हो। मैं बोला मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, अगर वो क्लैश हो गई और मुझे अच्छे से प्लानिंग करनी है। तो मैम ने बोला आप रवि सर से बात करो, और रवि सर ने बोला कि जल्दी ही जाहिर करेंगे। बोला ठीक है। जनवरी मंथ आया, और दोस्तों बोलते हैं ना, इस प्रोसेस में मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बहुत यूज किया था, जो मुझे हिमलता जी ने बताया था। आज 2-2.5 साल से मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। वहां पे वो ड्रीम बुक में जो लिखा हुआ चीज कैसे मैनिफेस्ट होता है, मैंने एक फाइन डे जनवरी मंथ में एक मैसेज आया था रात को रवि सर का 12-12:30 बजे। उन्होंने लिखा था कि हमारी जो स्टार क्रूज है, हमारी प्लानिंग हो चुकी है। उन्हें पूरे डेट्स डाली थी। 13th ऑफ फरवरी में हम लोग क्रूज पे जाएंगे, डिपार्चर होके यहाँ से मुंबई से। 14th को हम लोग ये पहुंचेंगे, और 15 सिंगापुर पहुंचेंगे।
मैंने राजेश को बोला, 2 बार मैंने डेट चेक की कि ये यही फरवरी मंथ है और यही डेट है 14 को हम जाने वाले हैं। और मैंने बोला राजेश अपना मैनिफेस्टेशन हो गया, हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी हम क्रूज पे करने जा रहे हैं, रॉयल कैरिबियन क्रूज विद मोदी कैरियन। और मैंने ये ट्रिप हम दोनों ने तो पाई, लेकिन साथ में मेरे छोटे वाला बेटा मेरे पास था हेनिल, उसको लेके हमने पिछले साल ये एंजॉय किया। और मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया कि आज एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ ड्रीम लिख के कैसे हासिल कर सकती है, ये विश्वास मुझे दिमन सर ने दिया। और हमेशा वो मुझे बोलते थे डिक्लेयर करो, और जब भी डिक्लेरेशन की शुरू में बात आती थी ना, मैं छुप जाती थी। स्कूल में कैसे आगे वाला बच्चा बैठता है और पीछे दिखते नहीं ना, वैसे मैं कर देती थी, अभी सर मुझे देखेंगे और खड़े करेंगे। लेकिन जो फेंकना और बटोरना, जो सुरेखा मैम और दिमन सर ने बोला फेंकोगे नहीं तो आएगा कैसे, बटोरोगे कैसे, और ये चीज मैंने जो सीखी और उसके खड़ा रहना और वो बार बार ऐलान करना, और हर बार वो मेरे बारे में सच हुआ। और दोस्तों ये जो 25th वेडिंग एनिवर्सरी की ट्रिप थी, इसमें राजेश जी और हेनिल मेरे साथ आए, उनके लिए वो दुनिया बहुत ओपन हो गई। तो फ्रेंड्स, जैसे रेशमा जी ने बताया अभी कि वो फॉरेन ट्रिप्स जो इतनी पाई उसने, एक टर्की की फॉरेन ट्रिप थी, वो मुझे अभी भी याद है कि टर्की जाने वाली थी, तभी वो जो एक एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट के साथ एक चैलेंज भी था, क्योंकि वो वहां पे जाने के लिए उसको 3 करेंसी की जरूरत थी। वो 3 करेंसी लेके जा रही थी, डॉलर लेके जा रही थी, दिरहम लेके जा रही थी और लीरा लेके जा रही थी। कन्वर्जन रेट उसको पता नहीं था, तो वो सब उसने बाद में उसका स्टडी किया, लेके गई, उसको कैसे उसको यूज करना है वो सब सिखाया उसको। तो ये सब ट्रेनिंग अगले दिन तक चलती रही, अगले दिन तक, टर्की जाने के 1 दिन पहले तक चलती रही। फिर आया हमारा, हम जो सिंगापुर मलेशिया जो हमारा क्रूज टूर, उसमें मैंने देखा कि नेटवर्कर की दुनिया क्या है, नेटवर्कर की दुनिया बहुत करीब से देखी। और 13 स्टोरीड क्रूज शिप फर्स्ट टाइम देखी लाइफ में, और उसका जो माहौल था वो अनइमेजिनेबल, बहुत मेमोरेबल है। आज के तारीख में भी हम लोग वो चीज, हम कभी फोटो देखते हैं तो हमको याद आते हैं। बड़े हमारे अप्लायंस जैसे धीमन जी, रश्मि जी, उनके साथ भिड़े सर, मैडम और करमरकर सर, और हमारे बाकी जो टीम मेट्स थे कोई हमारे, और हमारी जो मुलाकात हो गई वो समीर सर से हो गई। तो गाला डिनर भी हमने उनके साथ में एंजॉय की, वो भी हमारी जब वेडिंग एनिवर्सरी थी वही दिन गाला डिनर भी अरेंज हो गया था, और समीर जी से हमारी मुलाकात हो गई। तो ये सब हमको सपने के जैसे लग रहा था, हमारा ड्रीम कम ट्रू लग रहा था, ड्रीम कम ट्रू। और मैं रेशमा से बता रहा था कि भाई हमारी एक बड़ा सपना हमारा पूरा हो गया, और एक दुनिया देखी, एक अलग ही सपना देखा मैंने, अलग ही चीज देखी, लग्जरी लाइफ देखी मैंने, और मेरा बिलीफ और बढ़ता गया। फ्रेंड्स, इसके आगे बताइए। तो ये जब ट्रिप होने के बाद हम लोग आ गए, और हेनिल का भी वही हो गया कि मम्मी की दुनिया देख ली कि नेटवर्किंग कैसे होती है, नेटवर्किंग में कैसे लोग एंजॉय करते हैं, ये राजेश जी को भी पता चला। और अब वो मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस दिन से उन्होंने ये अटेंड करके आए, वो ट्रिप एंजॉय करके आए, उस दिन के बाद एक भी सेमिनार उन्होंने मिस नहीं किया है, और वो साथ में सारी सेमिनार्स अटेंड करते गए। हेनिल भी बहुत वैल्यूज लेके गया है, और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा फ्यूचर जितना ब्राइट है उतना उसका भी और मेरे परिवार का भी होगा। और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे मेरी टीम वाले ने जो मुझे सपोर्ट किया है, मेरी इतनी सुंदर टीम है कि मुझे हमेशा मानती है, हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, और जो मैं कहती हूँ, भले चाहे डांटती भी हूँ, फिर भी उनको पता चल जाता है कि मैम ने डांटा क्यों, क्योंकि इसमें मेरी ही हित है, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया। मैंने तो अपलाइन से बहुत झगड़ा भी करती थी, कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था आउट स्टेशन में तो हेमलता जी से मैं बात भी नहीं करती थी, मतलब ये भी मेरा एक नेचर था, और मुझे मैम ने इतने अच्छे से संभाला कि मैं वो भूल नहीं पाऊंगी कि एक इतनी शॉर्ट टेम्पर वाली लेडी को और बहुत एग्रेसिव लेडी को उन्होंने इतना शांत और मृदु कर दिया। ये बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसके कई गुना आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। और अब लेटेस्ट में बोलते हैं मुसीबत हमारे पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो अभी एक इंसिडेंस ऐसा हो गया कि कोरोना के चलते हुए राजेश जी का हमेशा ये था कि बिजनेस आप जाती हो फील्ड में तो ही बिजनेस होगा, ऐसा नहीं है, आप घर पे रह के भी बिजनेस कर सकते हो। अभी आपने आउट स्टेशन बिल्ड किया, पूना किया, नासिक जाती थी, गुजरात जाती थी, तो बहुत मेहनत कर ली। अब तू घर पे रह के भी ऑटो मोड पे तेरा बिजनेस सोच, लेकिन मैं सोच नहीं पाती थी। लेकिन मार्च महीने में जब लॉकडाउन का पीरियड आ गया और उसके बाद ये कोरोना का सिलसिला चालू हो गया,
उसमें वापस वही हो गया कि अप्रैल महीने में ये प्रॉब्लम हुई और मई महीने में हमारी लाइफ में कोरोना टच कर गया। राजेश जी को कोरोना हो गया मई महीने के 10th और 15th के आसपास उनका डिक्लेरेशन हुआ। वो हॉस्पिटलाइज हो गए नानावती हॉस्पिटल में, 8 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहे। उसके बाद मैं फर्स्ट कांटेक्ट थी, तभी मैंने ये महसूस किया कि लाइफ में हम अकेले आए हैं और हम अकेले ही जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे दोनों बेटे यूएस में थे, ना मेरे पास कोई था और इस डिजीज में कोई आ भी नहीं सकता है। मैं खुद अकेले रही वो टाइम में, और मेरा इतना बड़ा ग्रुप, मुझे इतने बड़े ग्रुप को संभालना, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे मदद में आते थे, लेकिन वो भी आज हेल्पलेस हो गए, क्योंकि राजेश हॉस्पिटल में थे और मैं घर पे थी। सभी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम अब आपका क्या है, आपको कुछ सिम्टम्स तो नहीं है, आप ठीक तो हो? मैं ठीक ही थी, मैं मेंटली बहुत फिट थी, मैं खुद को खुश रख रही थी। लेकिन वो जब डिस्चार्ज होके घर पे आए, उसके 4 दिन के बाद मुझे फीवर आ गया। वन फाइन डे जिस दिन हेमलता जी का ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का मैंने एड्रेसिंग किया था, उसी नाइट मुझे 101 फीवर आ गया और बस मेरा भी डिटेक्ट हो गया कि रेशमा भी पॉजिटिव है। और जैसे ये घर पे आए उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, वोखाट में मैं एडमिट थी करीब करीब 8 दिन 6 दिन। वहां पे भी मेरा माइंडसेट वही रखा कि बस मुझे बिजनेस में क्लोजिंग भी देखती थी। मैं बहुत मतलब बिजनेस से कनेक्टेड थी, क्योंकि मैं यूट्यूब के वीडियोस मैम के देखती थी, फेसबुक पे सब लाइव जाते थे वो देखती थी। हर बार मुझे मोदी कर ने ये मुसीबत में से कैसे बाहर निकालना वो सिखाया था। तभी भी राजेश ने बोला, तभी भी मैं राजेश को वही बोलती थी, राजेश अभी भी हमारे लाइफ में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है, कितना पेशेंस रखे हम, कितना हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाए। तब राजेश जी ने बोला, रेशमा ये भी दिन निकल जाएंगे, ये हमें और अच्छी चीजें सिखाने कोरोना आए हैं। और सच में ये कोरोना में मैं स्पिरिचुअल के पाथ पे ज्यादा टर्न हो गई, मैं ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगी। मैं जो कुछ प्रैक्टिसेस नहीं कर रही थी वो मैं अभी कोरोना में करने लगी, पंक्चुअलिटी में होने लगी, साथ में हमारी डाइट पे हम फोकस करने लगे, हम रेगुलर योगा प्राणायाम करने लगे। और ये कोरोना के चलते हुए मेरा बिजनेस तो डेवलप हो गया, इनकम भी बहुत डेवलप हो गई। और इनका विश्वास कब आया, जब मैं मई महीने में हॉस्पिटलाइज थी और मेरी इनकम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि 1 महीने तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन वही टाइम पे हमने ये कोरोना से भी फाइट करके हम जब बिल्डिंग में आए घुसे, तो सारे बिल्डिंग वाले ने हमारे लिए क्लैप किया, क्योंकि ये भी एक जंग थी हमारे अपने आप से, जहाँ पे कोई हमारे साथ नहीं था, बहुत लोनली फील हो रहा था। और वो माहौल में मैं चाहती थी तो बिजनेस से मैं 2 महीने भी बाहर रह सकती थी। मैं बोल सकती थी कि मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बिल्कुल भी बिजनेस के बारे में बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, वैसा भी कर सकती थी। कुछ दिनों मैंने किया, करीब करीब 2-3 वीक मैं किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे ग्रुप को मेरी जरूरत है, मुझे वापस बाउंस बैक करना है, तो मुझे ही इस फाइट से बाहर निकल के आर्टिफिशियल फेसबुक पे जाना है, लोगों को मुझे चेहरा दिखाना है। और मुझे बराबर याद है 1 जून को मैं एडमिट से बाहर निकली और 3 जून को हेमलता जी की पहली गोल सेटिंग मीटिंग थी, उन्होंने मुझे आईडी पासवर्ड दिया। मुझे, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, मुझे जाना है। और राजेश जी ने बोला, तू आने के बाद 10 दिन तक फोन को हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि जितना बोलती है उसकी एनर्जी तेरी बहुत चली जाएगी और तू रह नहीं पाएगी। लेकिन तभी डबल पीवी धमाका आया और मुझे इमीडिएटली तीसरे दिन मुझे सारे टीम को एड्रेस करना पड़ा, छोटी सी मीटिंग लेने पड़ी। कई लोगों को पता नहीं था कि मुझे, हम दोनों को कोरोना हो गया, हम इतने डिजीज में से बाहर निकले और हम लोग इतना फेस करके निकले, वो किसी को पता नहीं चला। लेकिन हमने वो डिसाइड किया था कि जो भी मुसीबत आए उसमें से जल्दी बाउंस बैक करना है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है। और ये मेरे बेटे लोगों ने भी मुझे ऑब्जर्व किया कि मम्मी पापा अकेले हैं, आज उनके साथ कोई नहीं है, फिर भी हमने ये जंग को बहुत अच्छे से फाइट किया, क्योंकि मेरे साथ राजेश जी थे। इनका जो बैकअप, इनका जो माइंडसेट है वो इतना स्ट्रांग है, जो मेरे लिए बहुत काम में आता है। और वो टाइम में मेरे अपलाइन ने भी मुझे बोला था, बहुत हंसते हंसते बोले थे कि रेशमा ये भी दिन निकल जाएंगे। और सच में ये दिन निकल गए और आज हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे आके हमने रखा है। और आगे बहुत कुछ बोलना है दोस्तों, लेकिन टाइम की कमी है। मैं यहाँ पे समाप्त करूंगी, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं जो सभी लोगों को थैंक्स बोलना है। सबसे पहले हमारे गुरु, हमारे मेंटर धीमन जी और रश्मि जी को बोलो राजेश। और आगे सभी अपलायंस को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और द वेरी ब्यूटीफुल डाउनलाइन जो टीम है, जो पूरी टीम है हमारे अंडर में, उसको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। भूपेश जी और वैभव जी जो हमारे इस कार्यक्रम में, उन्होंने बहुत, उनका इम्पोर्टेंट रोल था,
उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारे जो करीबी जो सगे संबंधी है जो इसके साथ जुड़े हैं, और हमारे टीममेट्स भी है जो हमारे कुछ संबंधी, वो सभी का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, रेशमा एक वेरी क्विक लर्नर, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड उसने इसमें कमाया है, और आप सभी का, सभी अपलायंस का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है, और हम ये तय करते हैं, हम आगे डिक्लेयर करते हैं कि हमारा डिक्लेरेशन है कि आगे हम थैंक यू मैम, ऑल माय अपलायंस, थैंक यू। मुझे डिक्लेयर करना है कि नवंबर 2020 मेरा जीबीडी हो रहा है, और हमारे टीम में 10 GBDs बाय दिसंबर 2021 होके रहेगी। जीप कंपास कार मैं लेने जा रही हूँ आफ्टर लॉकडाउन। ये मेरी ड्रीम कार है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कुछ कार अलग, लेकिन हम डिसाइड कर रहे हैं कि जीप कंपास कार हम लेने जा रहे हैं। और हमारे टीम में 50 कार अचीवर्स रहेंगे बाय मार्च 2021। जून 2021 में मैं स्मैक अचीवर बनने जा रही हूँ, और ये होके ही रहेगा। और ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ मेरे सारे लोग हैं, और मेरे टीम से जितने भी जीबीडी 1 लाख अचीवर, अगले साल तक 50 लोग मेरे टीम में ऐसे होंगे जो 1 लाख अचीवर रहेंगे। और इस सभी के लिए मैं सर और मैम का सपोर्ट लेना चाहूंगी। आज मेरी जो लवली टीम है और मेरे पेरेंट्स, सभी लोगों को मैं थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। मेरे भी आंखों में आंसू हैं, भूपेश बोल रहा हूँ। लेकिन आपने अपने सारे अपलायंस को याद किया, ग्रेटिट्यूड के लिए एक्सप्रेस किया, और मैं यहाँ पे उस अपलाइन के साथ मतलब उस अपलाइन को इनवाइट करना चाहूँगा जिन्होंने शुरुआती दौर में आपके साथ पर्सनली काम किया फील्ड पे, और वो उस अपलाइन को जिन्होंने आपको ये बिजनेस एक्सप्लेन किया और सपोर्ट किया कि आप इतने आगे बढ़ सको। मैं इनवाइट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हेमलता जी को कि वो करें। और थैंक यू भूपेश। आज जब आप इतने सक्सेसफुल हो गए और इतने बड़े बड़े डिक्लेयर महसूस हो। यस, थैंक यू भूपेश एंड रेशमा, राजेश जी। भर आया है कि लगता है कि मतलब सेटिस्फाइड है, हम लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है कि आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाल के आगे बढ़ाया है। और रियली मतलब कहते हैं ना, रेशमा पूरी खुली किताब है, वो कहीं पे भी उसका छुपापन नहीं है, पूरा खुला है, और जो भी है वो सामने है। और इतने साल से मैं देख रही हूँ कि एक लर्निंग एटीट्यूड, कहते हैं ना, पहले जब फोन आता है उसका ना, तो कम से कम आधा घंटा वो पूरा खाली रहती है, मैं सब सुन लेती हूँ, और उसके बाद मैं जो भी बोलती हूँ वो पूरे ध्यान से सुनती है, और उसको इम्प्लीमेंट करके वो कहती है कि यस, मैं ये जो भी बोल रही है वो मेरे भले के लिए बोल रही है। उस तरीके से वो लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करके आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं तो कहती हूँ वो जीबीडी है। जीबीडी मतलब कहते हैं ना, वो सिर्फ मोहर लगनी है, बाकी कुछ नहीं है। वो सब क्वालिटीज उसके अंदर है, वो लीडरशिप क्वालिटी उसने अपने आप में लाई है। और जैसे कहते हैं कि राजेश जी का सपोर्ट और मेरा सपोर्ट, जो कहते हैं ना, दोनों तरफ से हमने उसको शांत करा के आज ये लेवल तक लाया है। और उस तरीके से उसने जिस तरीके से उसको देखा, रियली हैट्स ऑफ टू यू। और लाइफ में हमने बहुत उसको करीब से जाना है, उसके फैमिली का जो भी आज है वो बहुत पूरा, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ शेयर करती है मेरे साथ में, और सब जगह पे वो सपोर्ट लेती है। आज मेरे से वो 10 साल में छोटी है। मुझे पता है जब वो मेरे एज की आ जाएगी 10 साल में, तो वो कहाँ मिराकल कर जाएगी पता नहीं। और आशीर्वाद हमारा सबका उसके साथ में है, और हम हमेशा साथ में रहेंगे। और इसी तरीके से हमारा रिलेशन जो है, वो कहते हैं ना कि अच्छा लगता है जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं और इस तरीके से काम करने लगते हैं। सो थैंक यू वेरी मच रेशमा। हर समय मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे मैं। और जो बिग ड्रीम है, कैसे देखना बिग ड्रीम को, मैं आपसे सीखती हूँ। और थैंक यू कि आपने मुझे हर समय इस तरीके से देखा। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत आशीर्वाद। और यही कहना चाहेंगे सुहास सर भी। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर। विमन सर और रश्मि मैम, आपकी तरफ, ओवर टू यू सर। यस रेशमा जी और राजेश जी, कंग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। और बहुत ही फुलफिलिंग रहा
और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। यस, परिस्थितियां लाइफ में आती है और आती रहेंगी, बट आप उसमें कौन बने और पूरी लाइफ कहाँ से कहाँ लेके गए इज वर्थ लिसनिंग। एंड हमें भी बहुत फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन हुआ है। एंड ऑल द बेस्ट, एंड वी आर वेरी क्लियर, आपकी लाइफ यहाँ से बहुत ही आगे जाएगी। जीबीडी तो एक माइलस्टोन है आपके लिए, बट आपने जो बोला लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, गाड़ियां घर यही करेंगे, ये हमारी जर्नी है और हम साथ में मिलके इसको इतना बड़ा करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये एक नेटवर्कर की लाइफ है, एक हाउसवाइफ से नेटवर्कर बने हो और वो जर्नी में आज जो शेयर किया, इट इज सो फुलफिलिंग। कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हम भी बहुत खुश थे और मेरी आंख में भी आंसू थे जब आपने शेयर किया अपनी सक्सेस को। तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिग बिग ड्रीम्स कम ट्रू। वाओ, ब्रावो, क्या शब्द, ब्रावो, और कोई वर्ड्स नहीं है। आज आपने अपना स्टोरी बोलकर हम सभी को टच कर दिया है। आपकी लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से कहाँ, कैसे हालात से कहाँ तक पहुंचना। हम हमेशा कहते हैं कि मोदी केयर आपका कैरेक्टर बनाता है, मोदी केयर आपको लीडर बनाता है। आपने आज वो शेयर करके हमें सबको बता दिया कि आप कौन हो, और एक नेटवर्कर, एक मोदी केयर चैंपियन किस तरह से हर हालात को फाइट करते हैं। मुझे याद है आप जब हॉस्पिटल में थे तो मैं आपसे बात कर रहा था, मेडिकल कंडीशन की वजह से वीकनेस थी, बट आप फिर भी उतावले थे शेयर करने के लिए, आपको हिस्सा लेना था, आपको पार्ट करना था। ओ माय गॉड, एक योद्धा, एक मोदी केरियन, एक चैंपियन, एक फाइटर, एक विनर वो आप बन गए हो, और पहले थे और अब उस मुकाम पर पहुंचे हो कि अब खुद के लिए भी और अब औरों के लिए भी, दूसरों के लिए भी सफलता हासिल दिला सकते हो। अगर आप अपने 2 बच्चों को इतनी अच्छी तरह से परवरिश करा सकते हो तो आप हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी बना सकते हो। तो यू आर ग्रेट कपल। राजेश जी, रेशमा जी, मुझे पता है कि आपने हर मोड पर अपने आप को सरेंडर करके नए नए एटीट्यूड सीखे हैं, नई नई क्वालिटी सीखी है। दिस इज वंडरफुल, दिस इज अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you very much. Thank you. अभी आपका बिजनेस 1+1 21 7 भी नहीं। मैम, आज मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ। ये भी मेरा एक ड्रीम था कि मेरे साथ राजेश जी बैठे बात करें, और वो आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने पहले से ही देख लिया था कि राजेश जी आने वाले। वो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन आपने जो बोला और आज वो मेरे साथ में है। और ये जो पार्टिसिपेशन ये R&D टीम ने किया है, ये सक्सेस स्टोरी का, सर थैंक यू सो मच। आज ये जो ट्रेलर हमने ली है बिफोर जीबीडी, ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया मेरे लिए, सही में। Yes. आज अगर आप सामने रहते थे तो मैं गले भी मिलती थी और आई लव यू, सही में। थैंक यू। Excellent, fantastic, really really congratulations, you deserve it. सिर्फ जीबीडी ने, आप ऑलरेडी जीबीडी मटेरियल हो। जो आपने कर दिखाया है अभी तक, सारे के सारे सिस्टम के पॉइंट्स फॉलो करते हो, एग्जैक्टली अपलाइन की सुनते हो, नहीं हो सकता है तो बताते हो, लेकिन फिर कर भी दिखाते हो, कर गुजरते हो। आप वो योद्धा हो। तो जो जीबीडी तो ऑलरेडी वो मटेरियल आपके अंदर है, और मुझे 100% यकीन है, ये काफी कम बार ऐसा होता है कि अगर कोई हमें कहे लीडर कि हम इस महीने में लीडर बनने वाले हैं तो वो बन जाएंगे। पर आपकी बात सुनकर मुझे 100% यकीन है कि आप नवंबर में जीबीडी बनते हैं, और नेक्स्ट ईयर आप 10 लोगों को जीबीडी बनाने वाले हो। इसका विश्वास आपने हमको दिला दिया है आज, सिर्फ आपके बोलने से, है ना। आप वो हीरे हो जो दूसरे लोगों को हीरो बनाते हो। सो आज की स्टोरी आपने जो बताई, मैं चैट्स पढ़ रहा था, एवरीबडी इज टच्ड, एवरीबडी इज इंस्पायर्ड, ह्यूज, इट इज ह्यूज। आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है, क्या कर गुजरे हैं, और जो आपने शेयर किया, आपके तकलीफ के आंसू, फिर आपके खुशी के आंसू, इट वाज रियल ऑथेंटिक शेयरिंग, इट वाज ब्यूटीफुल, एंड वी रियली विश आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करें, और हमेशा हमेशा इस तरह से खुश रहें, लीडर रहें, और चमकते रहे सितारे हिंदुस्तान के पूरे प्लेटफॉर्म पर और पूरी दुनिया में। Wish you all the best, and thank you sir, thank you madam, thank you so much, all the best. yes, thank you. मुझे बहुत खुशी होती है
के रेशमा लाड और राजेश लाड जी को हमने सुना, और उनके सन हेनिल लाड हमारे साथ हैं। और मेरे ख्याल से अगर हेनिल अपनी भावनाएं अगर हमारे साथ शेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि मोदी केयर पूरे फैमिली की जिंदगी कैसे बदलता है। Hello, can you hear me? Yes, Anil. So yeah, hello from the States, from the United States. It's really good. अभी सब मम्मी पापा का सुनने को मिला. Thank you so much for giving me this opportunity, mom, dad, and to Deeman sir, Rashmi ma'am, for allowing me to join this thing, and it is really good. बहुत अच्छा लगा सुन के, and I'm so proud of you, mom and dad. Like एक point पे even I cracked down a bit, and मेरा भाई भी है अभी online. I guess if you can just kind of unmute him for a while, even he will be very happy to share. Yes, he is unmuted. Yeah, he's there. Hello. I don't know if We you both can were hear me. really touched by this thing. Thank you very much for giving mom and dad an opportunity. It was a wonderful success seminar. Congratulations, mummy and papa. You both are everything, and thank you for everything. Yes, हैनिल राइटली सेड सब लोग को हाय बॉस्टन से मैं कुछ बोल रहा हूँ. मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ बिकॉज पीपल आर स्लीपिंग रात के 2 बजे. बट फर्स्टली थैंक यू मॉम एंड डैड फॉर गिविंग एवरीथिंग. मैं भी रो पड़ा एक पॉइंट पे. बट अपार्ट फ्रॉम मॉम एंड डैड को से थैंक यू के अलावा मुझे बाकी सबको भी थैंक यू बोलना है, मोर स्पेसिफिकली टू द अपलायंस, क्योंकि आई गेस मम्मी के अंदर चेंजेस इतने नहीं आए थे पहले. मम्मी बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा. हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग मम्मी को क्लोजली देखते आए थे. बट मोदी घर में आने के बाद मम्मी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो अनबिलीवेबल था. एंड आई गेस रश्मि मैडम एंड धीमन सर का बहुत ज़्यादा हाथ था. भिड़े सर एंड भिड़े मैडम के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था एज किड्स. एंड नॉट ओनली अपलायंस, जो डाउनलाइंस है वो लोग भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मिनी आंटी जो लोग भी हम पहचानते हैं, सीमा आंटी जो लोग के साथ भी हमारा एक्वेंटेंस काफ़ी ज़्यादा था. Basically, the whole Modi Care team was very helpful in एंटायर टीम को मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से काफ़ी ग्रोथ हुआ. हमें एवरी टाइम मॉम सक्सेस स्टोरी सुनाती है. इवन अभी भी यूएस में रह के भी एवरी डे हमारी मम्मी से बात होती है. हमें मम्मी रोज बताती है कि क्या मीटिंग में सीखा क्या नहीं. सभी वैल्यूज वहाँ से हमें सीखने मिलती है. एंड हमें सभी सक्सेस स्टोरीज यहाँ तक पता चलती है कौन क्या कर रहा है. So and I just wanted to interrupt one thing, so sorry, but I just wanted to share this really good thing with Diman sir and Rashmi ma'am कि मैं इधर रह के भी I don't know why but I am getting some positive vibes from people here. मेरे 2 दोस्त लोग ने मुझे, they were from Amway and they found me as a valuable person to join them in Amway and they were sharing me this opportunity. तो mom को जब मैंने share किया and then I declined them. I told that I want to work with an Indian Direct Selling Association company which is Modi Care and I want to do it later on. So जब मैं बोलता था and like I was so happy कि they found me मतलब they found me valuable to like kind of join. And मैंने asked अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो? So they were like अरे तेरे में वो quality है. So definitely I want to come ahead and when I come back to India I really intend to come and join in Modi Care. So it was really मोदी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी काफी फेमस हो गए. लाइक exactly इधर प्रोडक्ट्स काफी फेमस हो गए. हम लोग लेके आए थे उसके लिए. सो हम सभी को पता है कि ये प्रोटीन पाउडर है, ये टी ट्री ऑयल है. किसी को सिर दर्द हो गया, अभी कोरोना वायरस के अगेंस्ट टी ट्री का बहुत ज्यादा अच्छा टेस्टिमोनी है. रोज लगा के हम रूममेट्स लोग सो जाते हैं, मैं लगा के सो जाता हूँ. काफी फ्रेश फील करवाता है, बीमारियों से दूर रखता है. मुझे फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस. हैनिल को भी कुछ नहीं हुआ है. स्टेट्स में रह के यहाँ पे केसेस काफी बढ़ रहे हैं. तो मोदी केयर का काफी ज्यादा इन एंड आउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट रहा है. सो ऑल थैंक्स टू मॉम, डैड, entire family of Modi Care. Entire family. And so and like we will just hang up. I guess it's something which is scheduled. I guess you guys can carry forward. I just want to add one thing, Henil and Nikunj, आप दोनों ने contribute किया है. मुझे याद है एक बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मॉम को समझाओ और आपने वो याद रखा था और उसका एग्जीक्यूशन किया था. So you have played a major role. You have been a partner. You have been a good support. You have really been a family member in Modi Care also. So thank you. Yes, thank you very much, sir and ma'am, for giving us this opportunity to at least get to see this amazing video and to connect with you guys, and for Bhupesh sir for connecting us right now.
to Right. like share our feelings right now. So thank you very much, and yeah, carry All forward, right. please. Goodbye. Get well Bye. soon. Get Sure, into the next event soon. Okay. Sure. Thank you.